Now we are going to study about immunity, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में अब हम 3-4 टर्म्स देखेंगे, एंटीजन देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे, फिर सीरोलॉजी को क्यों, क्या उसका यूजेस है, उसको क्यों हम करते हैं, फिर उसकी इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन का मतलब ये होता है कि फॉरेन पार्टिकल, मतलब कि बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया या जो भी एंटर होता है उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल, जो शरीर में एंटर होता है और हमारा शरीर उसके सामने जो एंटीजन एंटीबॉडी उत्पन्न हुआ है उसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडी उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन को बोलते हैं पैथोजन और इसको इम्यूनोजन भी बोल सकते हैं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटीन के बनते हैं जो हमारे शरीर में एंटीजन एंटर होने के बाद उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सीरोलॉजी? तो शरीर में, बॉडी के अंदर एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है कि नहीं वो हम सीरम सैंपल की मदद से चेक कर सकते हैं। तो सीरम सैंपल के मदद से जो हम चेक करते हैं वो स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी, डायग्नोस्टिक सीरोलॉजी। तो जो सीरम सैंपल में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चेक करते हैं उसका अभ्यास हम क्यों करते हैं, उसको हम क्यों चेक करते हैं? क्योंकि वो एसोसिएट होता है किसी डिजीज़ के साथ, किसी रोग के साथ, इसीलिए उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सीरोलॉजी। इम्यूनिटी, जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तब उसके सामने लड़ने के लिए बॉडी क्या उत्पन्न करता है? एंटीजन के सामने बॉडी उत्पन्न करेगा एंटीबॉडी। तो ये प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पूरी जो प्रोसेस हो रही है, एंटीजन के सामने एंटीबॉडी आ रहा है, इसको प्रोसेस को बोलेंगे इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन। जब हिट की और लाइव एट्यूनेटेड शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, हिट की लाइव एट्यूनेटेड मतलब कि उसके अंदर की जो एंटीजन क्षमता है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं लाइव एट्यूनेटेड। तो जब बॉडी के अंदर उत्पन्न होता है तो उसके सामने एंटीबॉडी उत्पन्न होगा, उस प्रक्रिया को बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। मतलब कि जो वो हम वैक्सीन रखते हैं, रसीकरण, तो उसमें क्या होता है कि जिस रोग का आप वैक्सीन लगवा रहे हो उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा? उस रोग का बैक्टीरिया होगा, जिसका हमने एंटीजन तो हटा दिया है, एंटीजनिक क्षमता हटा दी है कि वो हमारे बॉडी में जाके कोई रोग तो नहीं कर सकता पर उसके सामने प्रोटेक्शन दे सकता है। अब इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम है वो 2 मैकेनिज्म में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन है फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड वन है सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। अब फर्स्ट लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि लड़ाई की क्षमता, फर्स्ट क्षमता, तो उसमें कौन कौन सी है? स्किन है, सलाइवरी ग्लैंड है, फिर नेज़ल ग्लैंड है, उसके जो स्राव होते हैं जैसे कि स्किन में से, फिर आइज़ में से जो टीयर्स निकलते हैं, फिर वो सारे जो निकलते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे कि स्किन के जो अंदर का लेयर है उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोटेक्शन देने का। तो स्किन के अंदर का लेयर सीबेसियस होता है जो फैटी एसिड का स्राव करता है, फैटी एसिड को उत्पन्न करेगा। अब फैटी एसिड क्या है? वो एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है। तो वो क्या करेगा कि स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया आके बैठेगा या तो कोई फंगस आके बैठेगा उसको किल करेगा, फैटी एसिड। इसीलिए वो एंटीजन के जो अटैक होता है इसके सामने वो सबको किल कर देता है। फिर अगर आपको स्वीट होती है, परसेवा होता है, तो उसके अंदर भी फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। अब नेज़ल ग्रंथि में से या फिर तो सलाइवरी ग्लैंड में से जो स्राव होता है, जैसे कि नेज़ल में से क्या निकलता है? नोज़ में सीलिया निकलता है। सीलिया होता है वो रक्षण का काम करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, जो एंटीजन को फंसा देता है। और फिर वैसे ही सलाइवरी ग्लैंड में भी ऐसा ही है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है कि जो बैक्टीरिया को नाश करता है, जो एंटी बैक्टीरियल होता है प्लस एंटी फंगल होता है। अब
आँख में से, आइस में से जो टीयर्स निकलते हैं, टीयर्स के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम नाम का एंजाइम होता है जो एंटीजन की दीवार को तोड़ देता है। जो एंटीजन होता है उसका जो वॉल होता है उसको वो तोड़ता है। अब जठर के अंदर का जो पीएच है, जठर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर का जो पीएच है 4 to 4.2 होता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वहाँ HCl होता है कि जो पीएच को मेंटेन, एसिडिक पीएच रखता है। तो जब हम कुछ खाते हैं या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है तो वो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ के एसिड के कारण वो सर्वाइव नहीं कर सकता और वो वहाँ ही किल हो जाता है। लीवर में भी ऐसा ही है कि कुफर सेल होता है, वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करता है। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के जब फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करता तब सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का फंक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, फिर वो बॉडी के बाद ब्लड में एंटर होगा और वहाँ मैक्रोफाज एंड पीएमएनएल मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका फुल फॉर्म है, वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करेंगे और लिम्फोसाइट है वो अपने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। फैगोसाइटिस मतलब क्या होता है कि जो मैक्रोफाज होता है वो अब जो भी बैक्टीरिया या तो वायरस आया होगा उसको खा लेगा मतलब कि उसके फैगोसोम में जाएगा, उसको खाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में वो करेगा, विभाजित करेगा और उसका स्त्राव कर देगा, उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अब इम्यूनिटी दो है, सेल्यूलर है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है। सेल्यूलर इम्यूनिटी का मतलब वो होता है कि जो लिविंग बैक्टीरिया वायरस है उसके सामने इम्यूनिटी देना, एग्जाम्पल टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमरल में क्या है कि नॉन सेल्यूलर घटक होता है उसके सामने इम्यूनिटी देना, एग्जाम्पल है बी लिम्फोसाइट। और थर्ड वन है कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो सीरीज होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में भाग लेता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इम्यूनिटी कब होता है कि जब बॉडी के अंदर एंटीजन दाखिल होता है और उसके सामने जो प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे इम्यूनिटी दो टाइप की होंगी, इन्नेट इम्यूनिटी होगा और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि इम्यूनिटी के जो बॉडी को जन्म से ही मिलता है, उसमें एंटीजन दाखिल नहीं करना पड़ता, जन्म से ही मिलेगा मदर में से, उसको बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में क्या है कि एंटीजन जब शरीर में हम दाखिल करेंगे तो उसके सामने क्या आएगा, एंटीबॉडी आएगा। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में हमको दाखिल नहीं करना पड़ता एंटीजन, पर एक्वायर्ड में दाखिल करना पड़ेगा। फिर एक्वायर्ड के दो भाग है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब क्या होता है कि जो एंटीजन हमारे शरीर में दाखिल हो रहा है उसके सामने रक्षण देने के लिए तरत ही इम्यूनिटी आती है, तो वो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो वो दो टाइप के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है वो एंटीजन अपने शरीर में कुदरती तरीके से ही, नेचुरल तरीके से ही दाखिल होता है। लाइक एग्जांपल कि आप जहाँ खड़े हो उसके आजू बाजू का आपने कुछ खा लिया या तो फिर कंटामिनेशन वाला खाना खा लिया या तो पानी ख़राब पी लिया कि जिसमें बैक्टीरिया वायरस का कंटामिनेशन हो, या तो फिर आपके आजू बाजू कोई फ्लू वाला इंसान हो जिसने छींक दिया, स्नीज किया, तो उसका आपको इन्फेक्शन लगा, तो वो कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके अंदर एंटीबॉडी गया। मतलब आपने वो क्या कहते हैं कि जानबूझ के नहीं डाला, कि आपके जानबूझ के डाल के इम्यूनिटी प्रोडक्ट की, वो आपको नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन मिला, तो उसके सामने जो तरत बॉडी रक्षण के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी उसको बोलेंगे हम नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव। और जो आर्टिफिशियल है उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम डालते हैं, जैसे कि वैक्सीन में हमको पता है कि हमको इस रोग का ही इम्यूनिटी चाहिए, तो हम उस रोग के वायरस को किल करके फिर बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, तो वो हम जानते हैं और उसके बाद एंटर कर रहे हैं, मतलब हमको पता है कि बाहर से हमने वो वायरस का सस्पेंशन बनाया और बॉडी के अंदर डाला है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल। फिर एक्टिव है, उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी।
तो जब एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल होता है तब एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होता, पर उसको बाहर से देना पड़ता है। तो पैसिव मतलब कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होता, मतलब बॉडी कोई रीज़न के कारण या तो कोई खामी के कारण एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं कर सकता, तो हम लोग बाहर से लेते हैं। बाहर से जो दवाई लेते हैं जिससे हम प्रोटेक्शन ले सकें उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी है उसके भी 2 टाइप है, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल में क्या है कि जो मदर से मिलता है, कि जो मदर का मिल्क होता है या तो फिर जब प्लाजेंटा थ्रू जो बेबी में जाता है एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं नेचुरल पैसिव। और जो आर्टिफिशियल है उसमें क्या है कि इम्यूनिटी के जो इम्यून व्यक्ति में से नॉन इम्यून व्यक्ति में दिया जाता है, कि जो व्यक्ति इम्यून है कि उसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, उसमें से जो व्यक्ति इम्यून नहीं है उसमें दाखिल किया जाए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का क्या होता है कि जब हीट किल और लाइव एटेन्यूएटेड आर्टिफिशियल एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल होगा तब बॉडी उसके सामने क्या उत्पन्न करेगी? एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, रसीकरण। हीट किल मतलब कि जो भी बैक्टीरिया या तो वायरस या व्हाटएवर जो भी आप वैक्सीनेशन के थ्रू एंटर कर रहे हो वो बैक्टीरिया वो वायरस किल होता है। तो उसको किल कैसे किया जाता है? हीट के थ्रू, इसीलिए उसको बोलते हैं हीट किल। लाइव एटेन्यूएटेड में क्या है कि वो लाइव ही होंगे बैक्टीरिया वायरस, पर उसके अंदर का जो एंटीजेनिक क्षमता है कि जो बॉडी को रोक करने में मदद करता है उसको किल किया जाता है, उसको बोलते हैं हीट किल। अब लाइव एटेन्यूएटेड में क्या है कि रोग कारक जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उसको निकाल दिया जाता है। बूस्टर डोज मतलब क्या होता है कि जो एंटीजन होता है उसका प्रमाण इंक्रीज़ किया जाता है, उसका लेवल इंक्रीज़ किया जाता है। अब वो जो चार्ट दिया है कि आपको वैक्सीनेशन कैसे करवाना है, तो जैसे कि बर्थ हुआ उसके 3 दिन के बाद BCG वैक्सीन होता है जो TB का वैक्सीन है, बैसिलस कैलमेट क्यूरिन। तीसरे महीने DPT OPV का होगा, फिर 5वें मंथ में भी DPT, चौथे मंथ में भी DPT OPV का होगा, 5वें मंथ में भी उसका ही तीसरा डोज। 1 मतलब पहला डोज, 2 मतलब दूसरा, 3 मतलब तीसरा। 10वें महीने में 10वें महीने में MMR होगा, और जो 24 मंथ तक चलेगा वो इसका बूस्टर डोज होगा। अब इसका फुल फॉर्म है नीचे जो वैक्सीन है उसका, TAV मतलब टेबोरल टाइफॉइड का वैक्सीन, DPT मतलब डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का वैक्सीन, BCG बैसिलस कैलमेट क्यूरिन का वैक्सीन, OPV मतलब ओरल पोलियो माइलिटिस वैक्सीन, MMR मम्स मीसल्स एंड रूबेला। रेबिस का वैक्सीन होता है, रेबिस का वैक्सीन डॉग बाइट होता है उसके लिए दिया जाता है। एंट्रैक्स होता है, एंट्रैक्स का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेटिस ट्रैक का इन्फेक्शन ना हो इसीलिए। हिपेटाइटिस का होता है। अब इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी, तो इम्यूनोग्लोब्युलिन किससे बनता है? हमने आगे ही पढ़ा कि वो प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन जो रक्षण करता है उसके लिए वो जवाबदार है, इसीलिए उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। बहुत सारे इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन हैं पर सब प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्युलिन नहीं है, ये बात याद रखना कि इम्यूनोग्लोब्युलिन सारे प्रोटीन है पर सारे प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्युलिन नहीं है। उसका जो शेप होता है वो वाई आकार का होता है, उसमें टोटल 4 चेन होती है। 2 चेन होती है वो हाई चेन होती है और 2 होती है वो लाइट चेन होती है। ये जो चेन है एक दूसरे के साथ कौन सी तरीके से जुड़ी है? डाई सल्फाइड। तो 2 चेन है वो लाइट चेन है और 2 है वो हाई चेन और हैवी चेन है। तो जो हैवी चेन लाइट चेन के साथ कैसे जुड़ता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण जुड़ता है। तो अभी हम टोटल 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्युलिन देखेंगे, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। IgA को अल्फ़ा चेन भी बोलते हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोब्युलिन A बोला जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,50,000 डाल्टन और उसका नॉर्मल रेंज होता है 50 to 200 mg/dl। जिसका वर्क क्या है बॉडी में? IgA एंटी इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या करता है? तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो है उसको रक्षण देता है, फिर
रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसका इन्फेक्शन के सामने प्रोटेक्शन देता है, और जो मदर का मिल्क होता है कि जो बच्चे को पिलाया जाता है उसमें भी IgA होता है कि जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। IgD को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,84,000 डाल्टन। नॉर्मल रेंज है 0.5 to 3 mg/dL के, जिसका वर्क अभी तक मिला नहीं है, पर बी लिम्फोसाइट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। IgE को एप्सिलॉन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोला जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,90,000 डाल्टन, जिसका नॉर्मल रेंज है 0.01 to 0.04 mg/dL, जिसका वर्क है हाइपर सेंसिटिविटी होता है या तो फिर एलर्जी होता है, इसके सामने प्रोटेक्शन देगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन में प्रोटेक्शन देगा। ग्राफ्ट मतलब कि बॉडी के अंदर एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन पे ट्रांसप्लांट होना, और अगर दूसरी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना कर सके वो ऑर्गन को, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर प्लेटलेट बनाने में मदद करता है और रिएजिन एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ग्राफ्ट के 3 टाइप है, ऑटो, एलो, ऑटो और जेनो। एलोग्राफ्ट मतलब एक ही स्पीसीज़ में उसका वो होना, ट्रांसप्लांट होना। ऑटो में एक ही बॉडी के अंदर उसका होना, और जेनो में अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर ट्रांसप्लांट होता है उसको। IgG का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,50,000 डाल्टन है। नॉर्मल रेंज है 800 to 1600 mg/dL। उसका वर्क क्या है, तो वो ब्लड में जो वहन होता है एंटीबॉडीज़ को मदद करता है, और फिर जो एंटीबॉडी के जो प्लाजेंटा में से पसार होता है जो मदर टू फीटस में जाता है उसको भी IgG जाता है। IgG एंटीबॉडीज़ में से ट्रांसप्लांट होता है। फिर IgM का मॉलिक्यूलर वेट है 9 लाख डाल्टन। नॉर्मल रेंज है 40 to 120 mg/dL, जिसको प्राइमरी एंटीबॉडी भी बोला जाता है। और कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी आता है उसको बोलते हैं IgM। अब सीरो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो सिद्धांत है, तो एंटीकोएगुलेशन होता है, फ्लॉक्यूलेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, CFT होता है। फिर एंटीकोएगुलेशन मतलब कि जब स्पेसिफिक एंटीजन, चौक्कस प्रकार के एंटीजन वो एक उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ प्रक्रिया करता है, उसके बाद क्लम्प देखने को मिलता है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन। एग्जाम्पल है विडाल टेस्ट, ब्लड ग्रुप करते हैं उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती है। एंटीकोएगुलेशन मतलब कि जो एंटीजन है वो उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही प्रक्रिया करेगा, और दोनों एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स होकर क्लम्प बनाएंगे। फट, जैसे कि दूध फट जाता है तो कैसा बनता है फट, छोटे 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 दाने जैसा, तो इसमें भी ऐसे फट जाएगा और क्लम्प बनाएगा छोटे छोटे, उसको बोलेंगे एंटीकोएगुलेशन, एग्लूटिनेशन, सॉरी एग्लूटिनेशन बोलेंगे। फ्लॉक्यूलेशन मतलब कि जब स्पेसिफिक एंटीजन उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद क्लम्प बनाते हैं, पर वो क्लम्प सेम ही है कि स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ प्रक्रिया करेंगे और क्लम्प बनाएंगे, पर ये जो क्लम्प बनाते हैं वो आजू बाजू के सरफेस पे होती है। मतलब कि जो एज होता है ना राउंड, जैसे राउंड में हमने एंटीजन एंटीबॉडी डाल दिया और क्लम्प बनाया, पर वो क्लम्प सिर्फ उसके एज के एरिया में ही देखने को मिलेंगे, बीच में नहीं, तो उसको बोलेंगे फ्लॉक्यूलेशन। प्रेसिपिटेशन जब स्पेसिफिक एंटीजन उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ प्रक्रिया करता है और क्लम्प देखने को मिलता है, उसको भी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसका जिसमें एंटीजन होता है वो अभी प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों सेम ही है, पर उसका तफावत क्या है कि प्रेसिपिटेशन का जो एंटीजन होता है वो द्राव्य होता है, द्राव्य मतलब सॉल्यूबल होता है। उसका एग्जांपल है HBsAg। CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कितनी इम्यूनोलॉजिकल प्रक्रिया होती है कि जिसमें हीमोलाइसिन कोटेड RBC लाइस हो जाता है, क्योंकि उसके इसमें कॉम्प्लीमेंट रहा होता है, जो कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाता है और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में प्रक्रिया नहीं होने देता और सेल लाइस नहीं होता, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। CFT इतना मेन नहीं है, अब मेन एंटी एग्लूटिनेशन, फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन पे ध्यान देना। अब सीरो डायग्नोस्टिक की मेथड है अलाइजा, लेटेक्स पार्टिकल, RIA को बोलते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। ये अलाइजा और फिर ये लेटेक्स पार्टिकल मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
आ रही है, उसकी शोध रेजोलिन येलो नाम के वैज्ञानिक ने किया। रेजोलिन येलो नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जिसका एडवांटेज क्या है कि ये मेथड हमको इसमें जो हमारे सैंपल के अंदर जो वायरस या तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अगर पिकोग्राम में भी होंगे तो भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे मेथड में हार्मोन, इम्यूनोग्लोबुलिन, वायरस, एंटीजन बॉडी फ्लूइड में रहते हैं, जो दवा के कारण वो क्यों होते हैं कि वो बॉडी में जो मेडिसिन होता है उसको ढूंढने के लिए भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका वो क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है कि वो बहुत महंगी टेस्ट है, एक्सपेंसिव है, जिसमें रेडियो एक्टिव घटक यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव किरण जो यूज़ होगा वो वेरी डेंजरस है, हानिकारक है।